गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मूल संविधान में एक जो टॉपिक है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड, उसको लेकर के एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 जो लागू हुआ उस पर बात करते हैं। उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, धाराएं हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपको भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर हैं और इसके साथ साथ इसमें 511 सेक्शन है, 511 धाराएं हैं। ये जो सेक्शन काम करता है, बेसिकली ये काम करता है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड के लिए। बेसिकली ये काम करता है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड के लिए। तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनमें एक चीज ये क्लियर मानो, एक तो बेसिक नेचर होगा जो क्रिमिनल होगा, आपराधिक होगा, जिसके लिए इंडियन पीनल कोड काम करेगा। उसके साथ साथ यहां पर जो असेट से रिलेटेड जो भी क्राइम होंगे वो सारे के सारे मूवेबल असेट पे होंगे, सारे के सारे जंगम संपत्ति पर होंगे। ठीक है, यहां पर स्थावर संपत्ति को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि स्थावर संपत्ति पर जो कोर्ट जो भी केस बनता है, जो भी अपराध बनता है, वो सारा का सारा चला जाता है सिविल प्रोसीडर कोड में। वो सारा का सारा किसमें चला जाता है? सिविल प्रोसीडर कोड में चला जाता है। वो क्रिमिनल प्रोसीडर कोड का सब्जेक्ट नहीं रहता। क्लियर? तो जितना नॉन मोबाइल असेट है वो सारा सिविल प्रोसीडर कोड में चला जाता है, जितना मोबाइल असेट है वो आपका आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड में। तो यहां पर आईपीसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं किसकी? क्रिमिनल प्रोसीडर कोड की। यहां पर असेट जो होगा वो हमारा मोबाइल होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बताया कि आईपीसी का जो सब्जेक्ट है 1860 जो बना, इसके लिए आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं, आप भारत में जब आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, उसमें जो ब्रिटिश काल है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। क्लियर? तो इस आईपीसी में 23 चैप्टर जो बेसिक कंटेंट है हमारा, कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर हैं, जो कि 23 चैप्टर में टोटल कितनी धाराएं हैं? तो 511 धाराएं हैं। क्लियर? उन्हीं को हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। अब अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर किसी भी एक्ट का, जो भी एक्ट होता है उसका जो प्रथम चैप्टर होता है वो हमेशा प्रियम्बल होता है, उद्देशिका होता है या उसकी प्रस्तावना। क्लियर? वो प्रियम्बल होगा, उद्देशिका होगा, अर्थात पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट उस किताब में है उसको लेकर के इंट्रोडक्शन के रूप में आपको एक डिटेल उसकी बताई जाएगी कि उसमें है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका उद्देशिका, प्रस्तावना। उस उद्देशिका में टोटल 1 से लेकर 5 तक धाराएं हैं, जिसमें संहिता का नाम, संहिता का विस्तार फर्स्ट धारा में हो जाता है। सेकंड धारा भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, अर्थात ये बताता है कि भारत में जो भी आप अपराध करते हैं उसके लिए जो आपको दंड मिलेगा, जो आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो सारा का सारा पनिशमेंट इंडिया की रूलिंग से होगा। आप भारत के वासी हों या भारत के वासी नहीं हैं, लेकिन आपने भारतीय सीमा में अपराध किया है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो किस किन रूल से मिलेगा? इंडियन रूलिंग से मिलेगा। हाँ, एक चीज यहां पर याद रखो, जो एम्बेसी होती है उसका जो एरिया होता है वो इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत नहीं आता, वो उसी देश के कानून के अंतर्गत आता है अगर उसके प्रेमाइजेस में कोई अपराध होता है। अगर उसके प्रेमाइजेस में कोई अपराध होगा, अगर सपोज दैट ये यूके का है, तो यहां पर लॉ जो लगेगा वो किसका लगेगा? यूके का लॉ लगेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट।
धारा 3 में भारत से परे, अगर आपने भारत से परे कोई अपराध किया है तो उस पर जो कानून लागू होता है वो देखा जाता है कि आप नागरिक कहाँ के हैं। धारा 4, जो देश राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। जो विधियां हैं धारा 5 में, अधिनियम द्वारा प्रभाव पर न डाले जाए उनके लिए कुछ सेक्शन बनाए गए हैं, अलग किए गए हैं। ये तो एक बेसिक चैप्टर है जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, हिस्ट्री है, उसका डिफिनेशंस हैं। सेकेंड चैप्टर में विशेषकर व्याख्या है कंसेप्ट की। कुछ ऐसे सेक्शन है फर्स्ट चैप्टर में जिनको हटा दिया गया है, जिनको यहां से हटा दिया गया है, नहीं रखा गया है, ठीक है। वैसे ही कुछ और सेक्शन है जो चैप्टर सेकेंड में आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं चैप्टर सेकेंड की, तो इसमें भी बहुत से सेक्शन है, जैसे धारा 6 से लेकर के 52 तक है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने शुरू किससे किया है, सेक्शन 22 से। इसके पहले के सारे हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। तो कारण क्या है, इसमें बहुत से ऐसे सेक्शन है जिनको हटा दिया गया है। जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले भी आपसे कि ब्रिटिश समय 1860 ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये कानून बना था, तो उस समय बहुत से ऐसे नॉर्म्स थे जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं थी, उनको हटा दिया गया। जैसे सेक्शन 13 में क्वीन को डिफाइन किया गया था, अब क्वीन की आवश्यकता नहीं थी तो इसको हटा दिया गया। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिनको, जैसे सेक्शन 15 की अगर बात करें, सेक्शन 15 में ब्रिटिश इंडिया को डिफाइन किया गया था, उसको भी हटा दिया गया। तो ऐसे कुछ सेक्शन है जो हमारे बीच में अब नहीं है, ठीक है, उनको हटा दिया गया। तो हम लोग उनका अध्ययन यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उनका अध्ययन कर रहे हैं जिनका हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज है। सेक्शन 22, धारा 52 में अगर हम देखें तो धारा 52 में कौन सी संपत्ति के बारे में बात की गई है, जंगम संपत्ति। देखो इसका इंग्लिश भी आपके सामने लिखा हुआ है, मूवेबल असेट, क्लियर, जंगम संपत्ति। अब देखो या इस पूरे के पूरे सेक्शन में कहीं पर भी स्थावर संपत्ति का वर्णन नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्थावर संपत्ति से रिलेटेड यहां पर कोई अपराध है ही नहीं, तो यहां पर इसका बात नहीं की जाएगी, अर्थात नॉन मूवेबल असेट की यहां पर बात नहीं की जाएगी। देखो बहुत से ऐसी मशीनें होती हैं जो कि मूवेबल असेट होती हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द लगा हुआ है स्थावर, अर्थात भू संबद्ध। जो भी वस्तु भू संबद्ध कर दी जाए वो हो जाती है स्थावर। अर्थात जो मशीन है, अगर वो मशीन जमीन से नेट बोल्ट से कसी हुई है, बंधी हुई है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी नॉन मूवेबल एसेट हो जाती है। और जब तक वो बंधी नहीं होती तब तक वो हमेशा मूवेबल एसेट होती है। तो याद रखना, ये डिफिनेशन नहीं है कि जो नॉन लिविंग बीइंग है वो आपकी स्थावर है, जो लिविंग बीइंग है वो आपकी मूवेबल है यानी जंगम है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग बीइंग है वो भी आपकी मूवेबल या नॉन मूवेबल है, डिपेंड करता है वो जमीन से बंधी हुई है या जमीन से बंधी हुई नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया सेक्शन 2। तो धारा 22 के अंतर्गत किस प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया गया है या किस प्रकार की संपत्ति को परिभाषित किया गया है, तो आंसर होता है जंगम संपत्ति। या ये पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के में जंगम संपत्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आंसर होता है सेक्शन 22। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 23 धारा 23 क्या है आपका, सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका देखो सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में लगा दिए जाते हैं। अगर विधि विरुद्ध साधन के द्वारा कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम अर्न कर रहे हैं जो कि विधि विरुद्ध है, किसी विधि विरुद्ध साधन के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार हम नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति ए है, ये वस्तु का स्वामी है और हमने उसको किसी भी विधि विरुद्ध माध्यम के द्वारा इसका लाभ हम पा रहे हैं जिसके हकदार हम नहीं है, यह है आपका सदोष अभिलाभ। क्लियर? या सदोष हानि, अर्थात वस्तु हमारी है, लाभ कोई दूसरा ले रहा है तो हमको क्या हो रहा है, सदोष हानि हो रही है। तो यहां पर जो ए के साथ में बी लाभ पा रहा था तो बी के लिए सदोष लाभ हो रहा था और ए के लिए सदोष हानि हो रही थी। क्लियर? रॉन्गफुल गेन। सेक्शन 24 बेईमानी, बेसिकली बहुत उपयोग किया जाता है बेईमानी। तो बेईमानी क्योंकि चलन में ज्यादा रहता है, शब्द प्रयोग में ज्यादा रहता है, इसलिए नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है आईपीसी की किस सेक्शन में बेईमानी को परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 24।
क्लियर, डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 कपट पूर्वक या फ्रॉडेंटली। कपट पूर्वक क्या होता है, क्लियर, जो कपट पूर्वक है, कपट पूर्वक समझो, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है या कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। देखो, आप लोगों ने महाभारत में भी देखा था, द्रोणाचार्य के लिए बोला गया था, अर्थात किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के कारण उससे गलत तरीके से बोलना या उसके साथ कपट करना, ये सेक्शन 25 में है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सेक्शन 28 कूटकरण। तो कूटकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना। कूटकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना। क्यों ना वो नकल एज इट इज ना हो, क्यों ना नकल वो एज इट इज ना हो भी सकती है और एज इट इज नहीं भी हो सकती है। तो कूटकरण का मतलब होता है नकल करना। क्लियर। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, क्लियर, यानी उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। कूटकरण के लिए एक बात क्लियर याद रखना, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ठीक वैसी ही हो, ठीक वैसी नहीं है फिर भी कूटकरण का केस बनता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वैसी नहीं है तो कूटकरण का केस नहीं बनेगा, तो भी कूटकरण का केस बनता है अगर वो ठीक वैसी नहीं है। क्लियर, ओके। सेक्शन 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है सेक्शन 29। अर्थात जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको डिफाइन कहां किया गया है, सेक्शन 29 में किया गया है। पहले सिर्फ यहीं तक काम चल जाता था, लेकिन जब नया समय आया, नए दौर में डॉक्यूमेंट का स्वरूप बदला। अब आपके डॉक्यूमेंट और भी कैसे होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक होने लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए एक नया सेक्शन जोड़ा गया अमेंडमेंट करके, वो था सेक्शन 29A। तो याद रखना, अगर दस्तावेज की बात करेगा, अगर डॉक्यूमेंट की बात करेगा तो सेक्शन 29, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करेगा तो आंसर क्या होगा, सेक्शन 29A। जैसे सीसीटीवी जो रिकॉर्ड होते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे के सारे सेक्शन 29A में आते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट 31 विल, वसीयत से है। 40 अपराध। अब देखो, जो सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 ये बताता है कि क्राइम क्या है, अपराध की व्याख्या करता है सेक्शन 40। इस धारा में खंड 2 और 3 में जो अध्याय हैं, यानी जो 2 और तीसरे के जो अध्याय हैं, उनमें अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय है। अर्थात अपराध अलग होते हैं ना, अपराध कोई ऐसा नहीं होता है, कोई दंडनीय होता है, कोई संज्ञेय अपराध होता है, कोई असंज्ञेय अपराध होता है। अपराध की मेरिट डिसाइड होती है कि ये संज्ञेय है या नहीं है। अगर संज्ञेय अपराध होता है तो खुद प्रशासन उस पर संज्ञान ले सकता है, असंज्ञेय अपराध होता है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो ये क्राइम की जो मेरिट होती है, जो ऑफेंस की जो मेरिट होती है, उस मेरिट पर इसको डिसाइड किया जाता है। क्लियर, ओके। इसके अंतर्गत आप अध्याय 4, अध्याय 5 में जो धाराएं पढ़ेंगे वो सारी की सारी अपराध के अंतर्गत आएंगी, जैसे 64, 65, 66, 116, 17, 187, 221, 222, 330, 331, 347, ये सारी की सारी धाराएं हमारी किसमें आएंगी, 40 के अपराध की परिभाषा में आएंगी। क्लियर, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। सेक्शन 44 क्या दिखाता है, क्षति। क्षति का मतलब देखो, क्षति का जो अर्थ होता है वो होता है नुकसान। ठीक है, यहां पर क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि या तो वो शरीर पर बात होगी या फिर आपकी नॉन जो मूवेबल असेट होगा उस पर बात होगी। तो यहां पर क्षति का मतलब किससे है, इंजरी से है। क्लियर। सेक्शन 51 शपथ को परिभाषित करता है। आपका जो चैप्टर सेकंड है, इस चैप्टर सेकंड में बेसिकली परिभाषाएं ही हैं हर चीज की, हर चीज की यहां पर परिभाषाएं ही हैं, जो ये बेसिक चैप्टर है आपका इसमें। अब हम लोग जब नेक्स्ट की बात करते हैं,
थर्ड में देखें, जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर में 53 से 75 तक की धाराएं हैं। जो चैप्टर थर्ड है इसमें 53 से 75 तक की धाराएं हैं और जिसका संबंध सीधे दंड से है। ये दंड के विषय है, ये पनिशमेंट के विषय है। जिसका संबंध सीधे किससे है? दंड से है। ये पनिशमेंट के विषय है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। 53 दंड की बात करता है। अब देखो, जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट कितने प्रकार का हो सकता है। जो पनिशमेंट होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, ये 53 में डिफाइन किया जाता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दंड होगा, जो पनिशमेंट होगा, वो कितने प्रकार का होगा। तो आंसर होगा 6 टाइप्स। पनिशमेंट कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होगा। भारतीय दंड संहिता में किस सेक्शन में या किस धारा में दंड को परिभाषित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सेक्शन 53 में परिभाषित किया गया है। अब हमने आपसे यहां पर बात करी कि जो पनिशमेंट होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो वो पनिशमेंट जो 6 प्रकार का होता है वो कौन कौन सा होता है, अगर हम लोग उसकी बात करें। देखो, नंबर 1 डेथ यानी मृत्युदंड। नंबर 2 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। एक हो गया डेथ मृत्युदंड, दूसरा हो गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास। दूसरा इम्प्रिजनमेंट कारावास, एक हो गया आजीवन कारावास, दूसरा क्या हो गया? कारावास। अब अगर कारावास की बात करें तो कारावास आपका 2 प्रकार का होता है, साश्रम कारावास और सादा कारावास। ठीक है, सादा कारावास यानी सिंपल इंप्रिजनमेंट होता है और कंप्लीट फोर्स इंप्रिजनमेंट होता है। साश्रम कारावास होता है, सादा कारावास में चीजों को जमा किया जा सकता है, कटाया जा सकता है, और साश्रम कारावास कंप्लीट करना पड़ता है, उसमें कोई मशक्कत करने का विकल्प आपके सामने नहीं होता है। ठीक है, या इसको ये बोल सकते हैं कठिन और कठोर श्रम के साथ कारावास। जो अगला होता है वो क्या होता है? वो होता है संपत्ति का संपहरण। संपत्ति का संपहरण अर्थात इसमें आपने कई बार देखा होगा, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में देखो, संपत्तियों को जब्त किया जाता है। यह संपत्ति का संपहरण है। जो संपत्तियों क्या किया जाता है? जब्त किया जाता है। और नेक्स्ट होगा आपका पेनाल्टी या जुर्माना। क्लियर? तो कितने प्रकार का हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये हो गए आपके 6 प्रकार के, जिसमें से मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि होगा सादा और साश्रम कारावास। क्लियर? और फिर आपका होगा संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। और इसके साथ साथ एक और चलता है बोथ, अर्थात दोनों। क्लियर? और भारत में बेसिकली दोनों ही चलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 73 आपको बताता है एकांत परिरोध। 73 बोलता है आपका एकांत परिरोध अर्थात सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत परिरोध का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित कर देना एक क्षेत्र से या एक दिशा से, ये एकांत परिरोध है। एकांत परिरोध का उपयोग जेल में भी बहुत किया जाता है, जिसको बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध, बिल्कुल एकांत जगह पर जहां पर कोई दूसरा ना हो, एक कोठरी में आपको कर देना। ठीक है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अभी बताते हैं आपको। किसी भी व्यक्ति को उसमें जब बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है या उसका व्यवहार जो होता है, नेचर जो होता है वो सामान्य लोगों कैदियों से अलग होता है, तो उसको कर दिया जाता है, उसको एकांत में डाल दिया जाता है। वो एकांत परिरोध है। एकांत परिरोध जरूरी नहीं होता कि खाली कानून में ही प्रयोग किया जाता है, घरों में भी एकांत परिरोध का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेसिकली घरों पर वो कानून बाहर से लागू नहीं होता, क्योंकि वहां तक जानकारी नहीं होती। हाँ, अगर इसकी जानकारी कानूनन होती है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, आप किसी का एकांत परिरोध नहीं कर सकते।
क्लियर? ओके। सेक्शन 74, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध का एक टाइम ड्यूरेशन। और एक चीज एकांत परिरोध देखो यहीं पर लागू होता है, जैसे किसी व्यक्ति को विवेचना के समय बंदी बनाया जाता है, जब उसका जो केस होता है वो क्लियर नहीं होता, उसकी विवेचना चल रही होती है, उस समय जब वो बंदी होता है तो उसके एकांत परिरोध का जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 14 डेज। इसी 14 दिन के अंदर पुनः उस कैदी को, उस बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये टाइम ड्यूरेशन होता है जो 14 डेज का, ये एक जो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है। क्लियर? एकांत परिरोध में आगे समय होता है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार में बेसिकली कितना होगा 14 डेज, आपको यही याद रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस पर बनेगा तो आपसे यूनिवर्सली बनता है, कंडीशनली नहीं बनता। कि अगर पूछा जाए यदि व्यक्ति को 3 मास का कारावास दिया गया है तो जो एकांत परिरोध का समय होगा वो मैक्सिमम 1 महीने का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, लेकिन जो सामान्य कंडीशन होती है उसमें 14 डेज का होता है। तो क्वेश्चन भी हमेशा जनरल कंडीशन पर ही पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है? चैप्टर 4 में एक्सेप्शनल केस दिए हुए हैं। चैप्टर 4 में जो है एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें सामान्यता जो घटना घटती है वो घटना अपराध है, परंतु लेकिन यदि वो अपवाद स्वरूप होते हैं तो वो घटना अपराध नहीं मानी जाती। वो विषय जो अपवाद के स्वरूप हैं उनको रखा गया है अध्याय 4 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका कि भारतीय दंड संहिता में कौन सी घटनाएं अपवाद के रूप में रखी गई हैं या कौन सी घटनाओं को अपराध से मुक्त किया गया है, ये किस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो अध्याय आपका कौन सा है? 4। यह अपवाद की धाराएं कहां से कहां तक हैं? तो 76 से लेके 106 तक, 76 से लेके 106 तक। क्लियर? ये एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का हाथ काटता है इस उद्देश्य से कि उसके शरीर को बचाया जा सके, वरना विष पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा, तो उसका हाथ काटना अपराध नहीं है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति किसी का हाथ काटता है तो वो क्या है? अपराध है। क्लियर? यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो विधिक है करना, सामान्य परिस्थिति है, किया जाता है, लेकिन उस घटना में करते हुए कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपराधिक होती है परंतु उसको अपराध माना नहीं जाता। कारण इसके पीछे सबसे बड़ा यह है कि भारत में अपराध तभी माना जाता है जब व्यक्ति का आशय आपराधिक हो। यदि उसका आशय ही आपराधिक नहीं है, उसने अपराध आशय से किया ही नहीं है, उसका उद्देश्य था ही नहीं अपराध करना, तो उसकी घटना को अपराध माना नहीं जाता। तो यहां पर आशय होना बहुत कंपलसरी होता है। क्लियर? चलो हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। सेक्शन चैप्टर 4 में सेक्शन 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हो, ठीक है, और उसकी कुल्हाड़ी से जो फल होता है वो फल निकलकर पीछे उछल जाए कि कुल्हाड़ी का लकड़ी काटते समय पीछे की ओर जाती है और फल निकल जाए, यानी जो लोहे का फल होता है वो निकल जाए और पीछे जाके किसी के लग जाए, उसका सर फट जाए, वो उसकी मृत्यु कारित हो जाए। लेकिन उस व्यक्ति का आशय मृत्यु करना नहीं था, उसका आशय किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था, इसलिए सेक्शन 80 का उसे लाभ मिलेगा और उसका कृत्य अपराध की संज्ञा में रखा नहीं जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? ओके। सेक्शन 81 की अगर बात करें, ऐसे मामले इसमें आते हैं जैसे अपहानि का निवारण, या ये मान लो कोई व्यक्ति को बचाने के लिए कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। जैसे कोई जलयान होता है, वो जा रहा होता है और उसको मार्ग बदलना अनिवार्य है इसलिए कि अपनी जलयान में सवार 600 लोगों की जान को बचाया जाए। लेकिन जैसे ही वो मार्ग बदलता है सामने से एक छोटी सी नौका आ जाती है जिस पर 5 लोग बैठे हुए हैं। अब वो इन 5 को यदि बचाता है तो ये 600 मारे जाते हैं, और अगर इन 600 को बचाता है तो ये 5 मारे जाते हैं। तो क्या उसका आशय इन 5 को मारना था? नहीं, उसका आशय क्या था? इन 600 लोगों को बचाना।
लेकिन उसको पता था कि उसके द्वारा किए गए इस कृत्य से ये अपहानि होना संभाव्य है। क्लियर, ये अपहानि होना संभाव्य है, ये बात उसको पता थी, लेकिन इसको भी जानते हुए उसने ऐसा कृत्य किया। इस कारण ये बोला गया सेक्शन 81। कौन सा सेक्शन आया यहां पे? सेक्शन 81, क्योंकि आपके कृत्य में ये जानकारी थी कि अपहानि होना संभाव्य है, लेकिन आपका आशय नहीं था, इसलिए आपको अपराध से मुक्त किया गया। क्लियर। सेक्शन 82, 7 वर्ष से कम। यहां पर इतना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ईयर 7 वर्ष से कम आयु के लिए सेक्शन 82, ठीक है, या 7 वर्ष और 7 से 12 यानी 7 to 12, इसके लिए सेक्शन 83। सेक्शन 82 कितना है? अप टू 7 ईयर, और 7 to 12 ईयर के लिए सेक्शन 83। एक्ट ऑफ पर्सन अनसाउंड माइंड, 84 क्या कहता है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड अर्थात पागल व्यक्ति, इसके द्वारा किया गया कृत्य कभी अपराध नहीं होता, क्योंकि उसका आशय किसी को हानि पहुंचाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। क्लियर, तो उसका अपराध का आशय नहीं होता, तो उसके द्वारा किया गया कृत्य भी आपराधिक नहीं होता। यहां तक कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको अगर पनिष्ड करना है तो सबसे पहले उसके माइंड को अनसाउंड से साउंड माइंड बनाना होगा, उस पागल व्यक्ति को इलाज करा के सही करना होगा, क्योंकि दंड देते समय ये बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि उसे एहसास हो कि उसने अपराध किया है, जिससे उसे सुधार हो सके, क्योंकि दंड का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है व्यक्ति में सुधार लाना। क्लियर, दंड का जो बेसिक नेचर होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है सुधार लाना। इसलिए उसको एहसास होना चाहिए उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध था, जिसका उसे पनिशमेंट मिला है, जिससे भविष्य में दोहराना नहीं। क्लियर, ओके। सेक्शन 84, सॉरी, सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये आपका सेक्शन 97। अब प्राइवेट डिफेंस बॉडी क्या है? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखो, प्राइवेट प्रतिरक्षा यहां तक व्यक्ति को मिलती है कि जो अपोजिशन है या सामने है, या जो आप पर जिससे आपको खतरा है, उसकी मृत्यु कारित होने तक आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध हो, उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। क्लियर, तो शरीर में हो गया और संपत्ति में हो गया। इन दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आपको यह अधिकार मिलता है कि आप अपनी सुरक्षा करें। उस सुरक्षा में सामने वाले की मृत्यु कारित होने तक आपको आपराधिक माना नहीं जाता, यहां से आपको छूट मिलती है। जैसे रात के समय आपके घर में कोई सेंध लगा रहा है और आपने आवाज दी, नहीं बोला, आपने उठाई बंदूक, गोली मार दी, व्यक्ति मर गया, तो यह प्रतिरक्षा के अधिकार में आता है। क्लियर। अब ऐसा ना हो कि रात के समय आपने गोली चलाई, बाद में पता चला कोई अपना ही था, तो किसी घर में रात को जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर के आधार पर जैसे आपको लगता है कि आपको किडनैप किया जा सकता है, या व्यक्ति आपको किडनैप कर लेगा, वहां पर आपको सामने की मृत्यु कारित होने तक का अधिकार मिल जाता है। या आपको लगता है आप पर एसिड अटैक हो सकता है, तो उस पर भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। सेक्शन 98 यही कहता है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, जो विकृत चित्त आदि हो। विकृत चित्त अगर वो है तो वो भी नहीं समझेगा आपकी भावनाओं को, आपकी बात को, अनसाउंड माइंड है, तो उसके खिलाफ भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर, ओके। कार्य सेक्शन 99, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देखो, सेक्शन 99 बेसिकली आप लोगों के कार्य के लिए है, जो पुलिस में कार्य होते हैं उनके लिए होता है कि इनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
इनके खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शरीर और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, सेक्शन 900, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपको विस्तार कितना मिला हुआ है, आप कहां तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को सिर्फ चोट पहुंचाने तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं, या किसी की मृत्यु कारित होने तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वो दशाएं मिलती हैं, जैसे आपको ऊपर एसिड अटैक का एहसास हो तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, मृत्यु कारित तक कर सकते हैं। आपको किडनैप होने की आशंका हो तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इतना बढ़ के मिलता है कि आप मृत्यु कारित तक कर सकते हैं। क्लियर। वैसे ही संपत्ति में भी आपको मिलता है। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने से लेकर मृत्यु कारित तक आपको अधिकार मिलते हैं। बस फर्क हो, ये भी आपको एहसास हो कि आपकी भी जीवन जो है वो खतरे में है। क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है यहां से, चैप्टर 5। ये चैप्टर है आपका दुष्प्रेरण, यानी कि एबेटमेंट। दुष्प्रेरण क्या होता है? अगर दुष्प्रेरण की बात की जाए तो देखो, दुष्प्रेरण होता है किसी बात को का दुष्प्रेरण करना, अर्थात किसी व्यक्ति को प्रेरित करना। प्रेरित हमेशा सही कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर गलत कार्य के लिए या आपराधिक कार्य के लिए हम प्रेरित करते हैं तो फिर उसके लिए हमें एक लागू होता है क्या? दुष्प्रेरण, यानी कि अबेटमेंट। ये चैप्टर 5 में है, और इस चैप्टर में धाराएं जो हैं वो 107 से लेकर के 120 तक है। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण है। किसी व्यक्ति को कोई आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाना, यह भी दुष्प्रेरण है। और जो व्यक्ति यह कार्य करता है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं दुष्प्रेरक। क्लियर। उसे क्या बोलेंगे? दुष्प्रेरक। अब अगर आपसे यह बोलता है कि दुष्प्रेरक किसे बोलते हैं या दुष्प्रेरक किस सेक्शन में है, अगर बोलता है कि दुष्प्रेरक आपका किस सेक्शन में है, तो यहां पर याद रखना जो दुष्प्रेरक होगा आपका वो है 108 में। 107 क्या कहता है? 107 ये कहता है कि दुष्प्रेरण। क्लियर। ये दुष्प्रेरण है, ये बताता है किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना, और जो दुष्प्रेरित करता है वो है दुष्प्रेरक। और दुष्प्रेरक किसमें है? 108 में, 108 में। क्लियर। अब अगर इसमें सेक्शनल बात करें, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, अपराध कहां हो रहा है? भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रेरण कहां हो रहा है? उसकी जो आधार है, उसकी जो रूपरेखा है, या उसकी जो बैकग्राउंड है, वो कहां तैयार हो रहा है? भारत में तैयार हो रहा है। तो उसे कहा जाता है 108A। भारत में किया जा रहा था तो 108 है, लेकिन भारत में किया जा रहा है और घटना कहां घट रही है? विदेश में घट रही है, तो 108A। क्लियर। दुष्प्रेरण के लिए दंड दुष्प्रेरित कार्य का परिणाम स्वरूप किया गया जहां हुआ, उसकी सेक्शन की बात करें, अगर पनिशमेंट की बात करते हैं तो वो 109 में आ जाता है। क्लियर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, वो सेक्शन होता है 120, 120। क्लियर। वो सेक्शन आपका कौन सा है? 120 है। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। क्लियर। कारावास से दंडनीय अपराध, ऐसा कोई अपराध जो कि कारावास हो, जिसमें कारावास है, जिसमें इंप्रिजनमेंट है, और आपने उसको क्या किया है? छिपाया है, तो आप 120 के दोषी हैं। क्लियर। किसके दोषी हैं? 120 के दोषी हैं, सेक्शन 120 के दोषी हैं। इसके साथ साथ आपको एक चैप्टर नया इसमें जुड़ा, वो चैप्टर जुड़ा 5A। चैप्टर 5A 5 का, इस 5 का में एक सेक्शन जोड़ा गया 120A और 120B। क्लियर। तो 120A 120B क्या है? देखो, 120A सिर्फ डिफिनेशन है किसकी? आपराधिक षड्यंत्र की। आपराधिक षड्यंत्र मतलब किसी भी ऐसे कार्य को जो कि अपराध की संज्ञा में आता है, इसको करने की रूपरेखा को तैयार करना। आप रूपरेखा में शामिल हो, आप उस योजना में शामिल हो जो योजना इस अपराध को करने के लिए बनाई गई। अगर इस योजना में आप शामिल हो रहे हो तो आप 120B के दोषी हो, 120B के दोषी हो।
तो अपराध कौन कौन सी योजनाएं अपराध होंगी ये 120A में रखा गया, और योजना बनाने के कारण आप जो अपराधी बने उसके लिए सेक्शन क्या बना 120B। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होने की धारा तो 120B। क्लियर? ओके। जो चैप्टर 5-6 है इसमें देखें तो चैप्टर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हमारे लिए है वो 124। चैप्टर 6 में जो सेक्शन है हमारा वो है 124। 124 है आपका राजद्रोह। क्लियर? राजद्रोह। चैप्टर 6 में अगर धाराओं की बात करें तो इसमें देखो धाराएं कंसीडर नहीं हुई हैं। 121 से लेकर के 130, 121 से लेकर के 130 चैप्टर 6 में सेक्शन है आपके 121 से 130। क्लियर? 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना यह आता है। तो 124A सबसे बेसिक है आपका सेडिशन राजद्रोह, जो सेक्शन 124A में है और चैप्टर 6 में है। और 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छोड़ना या संशय देना, ये सारे के सारे इसमें जितने भी करते हैं वो सारे के सारे राज्य विरुद्ध अपराध की संज्ञा होते हैं। जैसे हमारा कोई मित्र देश है उसके खिलाफ हम किसी षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, वो भी इसी चैप्टर के अंतर्गत अपराध की संज्ञा में आता है। अपने देश के विरुद्ध शामिल हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर हमारे किसी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध भी हम शामिल हो रहे हैं तो वो भी यही इसी अपराध की संज्ञा में आता है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 7 सेना से संबंधित अपराध। ठीक है, यानी ऑफेंस रिलेटिंग टू फोर्स। चैप्टर कितने इसमें सेक्शन कितने 131 से लेके 140। राज्य के विरुद्ध अपराध सेक्शन कितने थे 121 टू 130। क्लियर? सेना से संबंधित अपराध 131 से 140। और लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराध यानी ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी जो लोक प्रशांत या शांति भंग से संबंधित जो अपराध है वो आपके आते हैं चैप्टर 8 में। क्लियर? इनका बहुत प्रयोग होता है। जैसे धारा 144 अभी वर्तमान परिस्थितियों में लागू है, वो भी इसी चैप्टर का भाग है। 141 से लेके 160, 141 से लेके और 160 तक। क्लियर? देखो 141 में क्या है, अनलॉफुल असेंबली अर्थात विधि विरुद्ध जमाव। अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव, ऐसा कोई जमाव जो कानूनी नहीं है, अनलॉफुल असेंबली 141। 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद आर्म्ड विद डेडली वीपन। क्लियर? घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। सेक्शन 144 लाठी लेकर के खड़े हो, हथियार लेकर के खड़े हो, 4 से ज्यादा लोग खड़े हो यानी 5 लोग खड़े हो, तो ये विधि विरुद्ध जमाव की संज्ञा में आपका आता है, जो कि चैप्टर 8 में हो गया आपका। ठीक है, 4 लोग खड़े हो या धारा 144 लागू हो जाती है तो बोल दिया जाता है कि 4 से अधिक लोग एक साथ उपस्थित नहीं होंगे, या विधि विरुद्ध जमाव, इसमें 2 वर्ष तक का दंड होता है। ठीक, जुर्माना हो जाता है या दोनों होते हैं, किस कंडीशन पे। ठीक है, तो सेक्शन 144। सेक्शन 146 बलवा करना और सेक्शन 159 दंगा करना। अब बलवा क्या होता है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, एक ऐसा जमाव जो विधि विरुद्ध था, उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। एक विधि विरुद्ध जमाव हुआ है, वो अपनी कोई मांग कर रहा है, उस मांग को पूरा कर नहीं हो पा रही है, या उस मांग को वो पूरा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है या बल का प्रयोग करता है, तो उसे कहते हैं बलवा करना। क्लियर? तो उसे बोला जाता है बलवा करना। जबकि दंगा की अगर बात करें, जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, जो दंगा होता है, जो बलवा में एक चीज थी, जमाव था, विधि विरुद्ध जमाव था, या विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, जमाव था, अपनी एक मांग रखी थी और उस मांग को पूरा करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया गया या बल का प्रयोग किया गया, तो इसी बल का प्रयोग करने के कारण इस भीड़ के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, बलवा कहलाता है। जबकि अगर हम दंगे की बात करते हैं, दंगे में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक,
दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डालना। दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा पब्लिक प्लेस पर लड़कर, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि शासन ला शामिल हो, चार लोग हैं आपस में लड़ना शुरू कर दिया, वहां पर शांति क्या होने लगी, भंग होने लगी। तो यह परिभाषा किसमें आती है, दंगा में आती है। अब इन चार लोगों के साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ जाएगी और ये संख्या किसमें आएगी, दंगा में आएगी, जिनके लिए दंगा निरोधक दल का प्रयोग आपने लोगों ने कई बार देखा होगा किया जाता है। ठीक, ये दंगा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अगर बात की जाए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 9, लोक सेवकों के द्वारा अपराध। यानी कृत्य ऐसा जो अपराध किया गया, किसके द्वारा किया गया, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया। इनके लिए जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं आपकी 161 से लेके 171, 161 से लेकर के 171 तक धाराएं हैं लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित अपराध के विषय। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इन्हीं पर लागू होता है जो 1988 में आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के लिए लोक सेवकों पर ही लागू होता है। किसी भी ऐसे लोक सेवक या ऑफिसर जो न्यायालय द्वारा के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, या लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, वो 166 में आ जाता है। 166 अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार या अस्पताल से शिकार की गैर उपचार जमानती है या गैर संज्ञेय, कई अपराध होते हैं। ठीक है, लोक सेवक का प्रतिरूपण करना, जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने के का आदेश या जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है। किसी व्यक्ति को अपने पद का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति को पद धारण करने का आदेश करना जो कि वह उसका अधिकार नहीं है या अधिकृत नहीं है, ऐसे सारे के सारे अपराध आपके चैप्टर 9 में आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण कार्य। जो लोक सेवक हैं उनके विधिपूर्ण कार्य जो होते हैं वो कौन से हैं आपके। सबसे पहले एक देखो जो छूट रहा हमारा वो 9A, जो वर्तमान में यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले आप बंगाल में भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, निर्वाचन संबंधी अपराध। चैप्टर नंबर 9, निर्वाचन संबंधी अपराध। क्या है निर्वाचन संबंधी अपराध में, सेक्शन 171 ए से लेकर आई, अर्थात याद रखो सेक्शन 171 के सब सेक्शन जितने हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं, इलेक्शन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। 171 आपका लोक सेवक द्वारा अपराध में संज्ञा में है, लेकिन जैसे ही 171 में सबसेक्शन शुरू हो जाते हैं तो ये निर्वाचन से संबंधित हो जाता है, ये आपका संबंधित हो जाता है इलेक्शन से। क्लियर, ओके। इसमें आपके जैसे 171 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषा दी जाती है, 171 ए में परिभाषा दी जाती है। अब अगर बी की बात करते हैं तो बी में आपका आ जाता है रिश्वत। ठीक है, अगर सी की बात करते हैं निर्वाचन में असम्यक असर डालना, निर्वाचन में जो असम्यक है जो सही नहीं है उसके द्वारा असर डालना, या निर्वाचन का प्रतिरूपण करना, डी। ठीक है, फिर इनके लिए जो दंड की संज्ञा आती है वो शुरू हो जाते हैं, ई। तो ये सारे के सारे आपके निर्वाचन में हैं। निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, जो निर्वाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसकी लेखा रखने में असफल होते हैं तो आई की संज्ञा में आ जाता है। तो ये सारा का सारा 171 के जितने सब सेक्शन है वो इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन आचार संहिता लागू होने के बाद या इलेक्शन की घोषणा होने के बाद इसमें कोर्ट भी रोक लगाता नहीं है, वो कोर्ट का भी एक कोर्ट की भी जो सीमा होती है उस सीमा से परे हो जाता है ये कार्य। क्लियर, चैप्टर नंबर 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण कार्य।
जो लोक सेवक के ऐसे कार्य हैं जो विधिपूर्ण है, वो आपके आते हैं 172 से 190, 172 से 190। जैसे सम्मनों की तामील करना, सम्मन के तामील का या अन्य कार्यवाही उसके प्रकाशन का निवारण करना, लोक सेवक के आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, ठीक है। कुछ जो लोक सेवक के अधिकार हैं उनके अगेंस्ट जो कार्य होते हैं वो कार्य, ऑफेंस रिलेटिंग टू आपके कंटेप्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी। क्लियर। चैप्टर 11 मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस। सेक्शन इसमें है आपके 191 से 229 ए, 191 से 229 ए मिथ्या साक्ष्य में, जिसमें सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। 191 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 192, 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी बनाना 192, देना 191, किसी के खिलाफ गलत गवाही देना 191, गलत गवाही के प्रपत्र बनाना 192, 212 212 किसी अपराधी को संश्रय देना, किसी अपराधी को संश्रय देना या आश्रय देना, और 229 ए जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता या असफल होना। क्लियर। अब देखो इस संश्रय में दो चीजें एक्सेप्शनल छूटी हुई हैं, जैसे पति के द्वारा पत्नी को दिया गया संश्रय अपराध नहीं होता, या पत्नी के द्वारा पति को दिया गया संश्रय अपराध की संज्ञा में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्लियर। चैप्टर 12 भारतीय सिक्का और स्टाम्प से संबंधित अपराध, ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड स्टाम्प। इसके लिए जो सेक्शन है वो है 230 टू 263। जैसे सिक्के की नकल करना, स्टाम्प की नकल करना, उनका गलत प्रयोग करना, ये सारे के सारे अपराध आते हैं अध्याय 12 में, भारतीय सिक्का और स्टाम्प से संबंधित अपराध। नेक्स्ट चैप्टर 13 बांट और माप। क्लियर। ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट, ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट, बांट और माप से संबंधित अपराध किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 13 में है। सेक्शन कितने हैं? 264 से 267। अब चैप्टर 14 की बात करें तो लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा, लोक स्वास्थ्य और क्षेम सुविधा, ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें आपके लोक न्यूसेंस वगैरह सम्मिलित होते हैं जो सेक्शन 268 से 294 ए तक आते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ है उसमें गलत चीजों का मिश्रण करना, वो भी आपका चैप्टर 14 में आ जाता है, लोक स्वास्थ्य। या इसी चैप्टर की अगर बात करें तो इसी चैप्टर में आपका लागू होता है किसी भी मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग करना, जैसे आपदा अधिनियम लगा हुआ 2005 का ये पोर्शन। अब जैसे इसमें रेमडेसिविर की बात हो रही, मेडिसिन की बात हो रही है जो कोरोना के अगेंस्ट प्रयोग की जा रही है, ठीक है, उनकी ब्लैक मार्केटिंग करना, उनकी कालाबाजारी करना, उनकी डंपिंग करना, ये सारे के सारे जो नियम होते हैं, जैसे आप त्योहार के समय देखते हो या शादी बारात के समय देखते हो खाद्यान्न का सैंपल भरा जाता है, उसमें जो मिलावट पाई जाती है, वो सारे के सारे अपराध इसी चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 14 की संज्ञा में आते हैं। चैप्टर 15, अगर चैप्टर 15 की बात करते हैं, धर्म से संबंधित अपराध यानी ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धार्मिक संज्ञा से जुड़े हुए अपराध, वो आपके सेक्शन 295 से 298, 295 टू 298। जैसे इसमें आप देखो 296 किसी धार्मिक जमाव में विघ्न डालना, कोई धार्मिक जमाव है उसमें अगर विघ्न डालते हो तो 296 धारा नंबर 296 का अपराध है। क्लियर। कब्रिस्तान आदि का अत्याचार करना 297 का अपराध है, किसी भी कब्रिस्तान उस पर आप कब्जा कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये भी आपका 297 का अपराध है।
298, बहुत ही इंपॉर्टेंट 298 इस बात का अपराध है कि आप किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, कोई ऐसा आप संभाषण कर रहे हो, कुछ ऐसी आप वार्ता कर रहे हो, कुछ ऐसा आप वक्तव्य दे रहे हो जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। कई बार आपने देखा है जो राजनेता होते हैं वो बात कहने के बाद फिर अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि यदि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो अगर आपके संभाषण के द्वारा, आपके कथन के द्वारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, ऐसा कथन आपके द्वारा उच्चारित किया जा रहा है, तो वो 298 का अपराध है, सेक्शन 298। क्लियर? वो किसका अपराध हो गया? सेक्शन 298 का हो गया। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा। अब यहां पर देखो एक शब्द है श्रवण गोचरता। श्रवण गोचरता क्या है? श्रवण गोचरता से मतलब यह है, अगर हमने अपने कमरे में बैठकर कोई बात की जिसको सिर्फ हमने सुना, तो ये अपराध नहीं है। लेकिन हमने जो बात कही वो ऐसी जगह कही जहां पर उस व्यक्ति ने सुना, उसके व्यक्ति के कान तक बात पहुंची, स्पष्ट बात उसने सुनी और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, तो ये अपराध है। ये मतलब है यहां पर श्रवण गोचरता का, उसकी लिसनिंग पावर का। क्लियर? अर्थात क्लियर उसने आवाज को सुना। आप घर बैठ करके कोई भी बात करिए, आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी बात करिए, खाली आप सुन रहे हो दूसरा नहीं सुन रहा है, तो वो कभी अपराध भारत में होता ही नहीं। लेकिन आपका कथन जैसे ही सामाजिक हो जाता है, आपका कथन जैसे ही एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा सुनता है, तो वहां से अपराध होना शुरू होता है। क्लियर? तो ये थी श्रवण गोचरता का शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया, ये इसका अर्थ है। क्लियर? ये था आपका चैप्टर 15। अब आता है आपका चैप्टर 16। चैप्टर 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, यानी ऑफेंस अगेंस्ट अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। 299 से लेकर 377 तक धाराएं हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। तो हम लोग इसी चैप्टर से आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप लोग कमेंट करें, उस कमेंट को कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू।